Let us learn what is Gauss's law. Carl Friedrich Gauss is a very popular name in mathematics and physics and contributed hugely in the field of both mathematics and physics. So here in electrostatics, we are studying Gauss's law. That is a kind of a relation between the electric flux and the electric charge. So we can say that Gauss's law is a consequence of the application of electric flux. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे भी प्रॉब्लम है जिसे आप अगर सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला यूज करके सॉल्व करना चाहो, कैलकुलेशंस करके यूज करना चाहो, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. बट गॉसेस लॉ इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो लेट अस लर्न अबाउट इट. आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. गॉसेस लॉ को समझने के लिए लेट अस टेक वन स्फेयर, और इस स्फेयर के सेंटर पे एक चार्ज है Q, और इस स्फेयर का रेडियस जो है दैट इज गिवन R. अगर एक पॉजिटिव चार्ज इस स्फेयर के सेंटर पे है तो इट मींस हर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उस चार्ज के कारण. एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड we can find the electric flux through a very small area element. इस एरिया एलिमेंट को आप नेम कर सकते हैं डेल्टा एस. ये जो सरफेस एरिया है उसका एक ये छोटा सा एलिमेंट है. तो स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया जिसका नाम है डेल्टा एस. यू कैन कॉल इट स्मॉल एरिया एलिमेंट और द एरिया वेक्टर बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है नॉर्मल टू द given surface that in this case aligned with the radius. तो जो रेडियस का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये सरफेस एरिया आपका है. एंड एज वी नो कि इस सरफेस के सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी जनरेट हो रहा है एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, और इसको हम बोल सकते हैं वेक्टर E. अब हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है थ्रू दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल्टा एस. तो इस डेल्टा एस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो है उस क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द फ्लक्स. और सिंस ये एरिया एलिमेंट स्मॉल है, डेल्टा एस है, दैट्स वाई हमारा फ्लक्स भी जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा फाई. और डेल्टा फाई का या फाई का फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट डेल्टा एस, the dot product of electric field and the given area. Keeping delta S as it is, let us find out what is E. और E के लिए we can use the formula. E का formula क्या होता है, charge upon 4 pi epsilon naught and R square. क्योंकि फ्लक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं सरफेस के थ्रू, और सरफेस का डिस्टेंस जो है चार्ज से कितना है, R डिस्टेंस पे है ये. But this is the value of delta phi, that is small amount of flux. अगर हमें अब टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है, टोटल फ्लक्स, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स हमारा होगा phi, और phi इज इक्वल टू होगा समेशन ऑफ और सम ऑफ ऑल द स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल्टा एस. जितने एरिया एलिमेंट हो सकते हैं इस सरफेस पे, इस स्फेयर पे, उन सब का एडिशन. ठीक है. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का है उसे लिखो और उसको मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा एस से. तो आपका ये हो जाएगा. इसमें कॉमन देखो क्या आ जाएगा, चार्ज जो है, चार्ज एक ही है दैट इज Q. तो टोटल चार्ज Q है, तो हमें समेशन के बाहर इसको लेके आना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड R स्क्वायर. दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज. ये वैल्यूज चेंज नहीं हो रहे हैं. चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ डेल्टा एस चेंज हो रहा है. तो डेल्टा एस को हमें सम करना पड़ेगा, सारे डेल्टा एस को एक जगह इकट्ठा करके ऐड करना होगा. व्हाट इज डेल्टा एस हियर, इट इज जस्ट द एरिया ऑफ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस स्फेयर. तो टोटल डेल्टा एस, सारा डेल्टा एस इकट्ठा करेंगे तो एक्चुअली क्या हो रहा है, फिर ये कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर हो जाएगा. एंड कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर. इट मीन्स ये जो समेशन वाला पार्ट है इसको आप चेंज कर सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर से. तो आपका फॉर्मूला जो था Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो यहाँ पे
समेशन वाले साइन के बदले आप ये वैल्यू लिख सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर. एंड नाउ यू कैन कैंसिल आउट द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, जो भी कैंसिल हो सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखो 4 कैंसिल हो सकता है, पाई कैंसिल हो सकता है एंड आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है. और फाइनली रह क्या जाता है आपके पास? रह जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड द गॉसेस लॉ. बाय स्टेटमेंट इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस S. यहां का क्लोज सरफेस क्या है? एक स्फेयर है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to charge upon epsilon naught. And Q is the total charge enclosed by the surface S. So this relation phi is equal to Q upon epsilon naught is Gauss's law. Now one last thing we need to review is हमने वेक्टर्स को यहां पे ही ड्रॉप कर दिया था. तो ऐसा क्यों किया था? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के कारण क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट के कारण यू कैन राइट, जैसे ई डॉट डेल्टा एस था तो आप इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ डेल्टा एस एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा. एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया वेक्टर. अब देखो यहां पे पिक्चर में सरफेस एरिया का डायरेक्शन जो डेल्टा एस का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है. इट मीन्स थीटा क्या है? थीटा इज 0. ओके, एंगल दोनों के बीच का ई और डेल्टा एस के बीच का एंगल 0 है. तो मीन्स कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1. सो दैट्स वाई इस डायरेक्शन के कारण देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला, क्योंकि कॉस यहां पे 0 डिग्री विल बी 1. सो डेल्टा फाई इज सिंपली ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस. और इसीलिए हमने जो वेक्टर पार्ट है इसको हमने यहीं पे ड्रॉप कर दिया था. और वैसे भी फ्लक्स जो एक क्वांटिटी है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. फ्लक्स सिर्फ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है थ्रू अ गिवन एरिया, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता. अगर आपको गॉसेस लॉ पता है और ये रिलेशन पता है दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हो. तो सपोज अगर किसी भी इनक्लोज सरफेस जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो एक स्फेयर हो. आपका जो इनक्लोज सरफेस है वो एक क्यूब भी हो सकता है. ऑलराइट. और अगर आपने फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो लेते हैं कि अगर आपने देखा कि इस क्यूब के सरफेस के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, इट मींस इस क्यूब के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि फाई 0 कब होगा? जब क्यू का अमाउंट 0 हो जाएगा. देन ओनली फाई इज इक्वल टू 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 0. Now let us know some of the important points about Gauss's law. पहला है कि Gauss's law is valid for any closed surface and size. कैसा भी closed surface हो, किसी भी size का हो, shape का हो, Gauss's law valid होता है. ठीक है. तो for example अभी तो हमने देखा spherical surface है हमारा, but वो surface आपका cylindrical भी हो सकता है. अगर इसके अंदर भी अगर charge Q है तो electric flux is simply Q upon epsilon naught. या अगर आपका जो closed surface है वो कैसा भी है, deformed है, अलग अलग shape में है, कैसा भी है, बट आपका जो गॉसेस लॉ है वो किसी भी तरह के शेप और साइज के इनक्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड होगा. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्यू इन द फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज द सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनक्लोज्ड. तो अगर एक क्लोज सरफेस है और इसके अंदर हमें कोई ऐसा फिक्स नहीं करना कि एक पॉइंट चार्ज क्यू हो तभी वी कैन फाइंड और वैलिडेट दिस फॉर्मूला. आपका क्यू स्प्रेड हो सकता है अंदर. सो सपोज ये Q1 था, यहाँ Q2 हो सकता है, Q3. बट फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट में हमें ध्यान रखना है जो ये Q है, दिस Q इज सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनसाइड द इनक्लोज सरफेस. सारी चार्जेस को ऐड कर दो तो जितना जो अमाउंट होता है चार्ज का, इस फॉर्मूला में चार्ज का वैल्यू वो आएगा. थर्ड पॉइंट इज वन इंटरेस्टिंग सिनेरियो. इस सिनेरियो में क्या बोला जा रहा है कि एक एनक्लोज्ड सरफेस है, इस एनक्लोज सरफेस के अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है और इस एनक्लोज सरफेस के बाहर भी कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है. ऐसे सिचुएशन में अगर हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है ऑन दिस सरफेस, जो गिवन सरफेस है उसके ऊपर अगर फ्लक्स फाइंड करना है जहां पे हमें गॉसेस लॉ का यूज करना पड़ेगा, तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है
उस चार्ज का जो कि इस एनक्लोज सरफेस के अंदर है, राइट। बट अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के टाइम में वी हैव टू कंसीडर बोथ द चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही चार्जेस के कारण क्रिएट हो रहा है। बट फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो अंदर का चार्ज है एनक्लोज सरफेस के, हमें उस पर फोकस करना है। फ्लक्स तो इस आउटसाइड वाले चार्ज के कारण भी क्रिएट होगा, बट वो फ्लक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इट इज समथिंग आउटसाइड वाले चार्ज के कारण जितना फ्लक्स इस एनक्लोज सरफेस में गया या जितना फ्लो इस एनक्लोज सरफेस में गया उतना ही फ्लो बाहर निकल गया। सो एंड ऑफ द डे बिकॉज ऑफ द आउटसाइड चार्ज इस एनक्लोज सरफेस पे कोई भी फ्लक्स परमानेंट नहीं रहा उसके कारण, बट जो भी चार्जेस इनसाइड हैं उसके लिए जो है एक डेफिनेट फ्लक्स जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द गॉसेस लॉ। ऑल्सो वी शुड नो दैट द सर्फेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ इज कॉल्ड द गॉसियन सर्फेस। तो गॉसियन सर्फेस क्या होता है? ऐसा सर्फेस जिसपे आप गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सको, उस सर्फेस को हम कहते हैं गॉसियन सर्फेस। यू कैन मेक योर ओन गॉसियन सर्फेस। सपोज आपका गिवन चार्ज है और इस चार्ज को अगर आपने किसी भी तरह के एक एनक्लोज सरफेस के अंदर रख दिया तो उस सरफेस को हम कह सकते हैं गॉसियन सरफेस। एक और सरफेस बना सकते हो, इस तरह एक और सरफेस बना सकते हो, बट हमें ध्यान ये रखना है कि आपका गॉसियन सरफेस कभी भी जो चार्ज गिवन है उस चार्ज को क्रॉस ना करे। ऐसा ना हो कि उस पॉइंट चार्ज का कुछ पार्ट आपके सरफेस के बाहर है और कुछ पार्ट आपके सरफेस के गॉसियन सरफेस के अंदर है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्क्रीट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस ऑलरेडी बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो वहां पे ये देखना कि गॉसियन सरफेस के बाहर कितना चार्ज है, अंदर कितना चार्ज है, और उसका कैलकुलेशन करना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना ठीक उसी जगह पे, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर स्टडी। दैट्स व्हाई वी विल अवॉइड क्रॉसिंग द डिस्क्रीट चार्जेस थ्रू आवर गॉसियन सरफेस। अगर आपके गॉसियन सरफेस में सिमेट्री है, सिमेट्री का मीनिंग हो गया कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इस सरफेस का राइट हैंड साइड की तरह है, तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है गॉसियन सरफेस पे काम करना। वैसे तो गॉसियन सरफेस किसी भी शेप और साइज का हो सकता है, बट अगर गॉसियन सरफेस में सिमेट्री है तो आप बिना पेन पेपर के यूज के बहुत ही इजी वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि चार्ज कितना है या फ्लक्स कितना है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन के लिए जो भी सिस्टम आपने क्रिएट किया हुआ है वो सिस्टम कूलॉम्स लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई कहां से शुरू की? इनवर्स स्क्वायर लॉ से। 1/r² है रिलेशन डिस्टेंस का फ्रॉम द चार्ज। तो ये सारी बातों को भी ध्यान रखना है कि अगर उसमें कोई वायलेशन हुआ, अगर हमने इस रिलेशन को डिस्टर्ब किया, ठीक है, अगर हमने कूलॉम्स लॉ को इग्नोर कर दिया या इलेक्ट्रिक फील्ड को इग्नोर कर दिया, तो हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा गॉसेस लॉ का, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। बट गॉसेस लॉ इज, अगेन आई वुड लाइक टू से कि गॉसेस लॉ एक बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही स्मार्ट तरीका है बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। All right, in the next video we will start application of Gauss's law.